नमस्कार, जय भीम। मैं उल्गेश चलवादी, बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र स्टेट का जनरल सेक्रेटरी हूँ। सर, बात करें ईवीएम, आप कर रहे हैं ईवीएम की बात कर रहा हूँ मैं, तो क्या क्या आपको घोटाला हुआ है ईवीएम से? ईवीएम की वजह से हारे हो या किस तरह, क्या मतलब? यहाँ पे मैं सभी मेरे उपस्थित पत्रकार भाइयों बहनों से मैं कहना चाहूँगा, ईवीएम हटाओ, भारत देश बचाओ। ईवीएम हटाओ, भारतीय संविधान बचाओ। ये मेरा नारा है। इसलिए ये नारा है, जब से अपने देश में ईवीएम मशीन आई है तब से अपने भारत में एक अच्छा पॉलिटिकल लीडर चुन के नहीं आ रहे। ये मशीन जिसको चाहिए उसको चुनकर लाता है। और आप लोग जानते हैं, बहुजन समाज पार्टी का पहले से नारा है कि कांग्रेस सांपनाथ है तो बीजेपी ये नागनाथ है। ये दोनों एक ही पार्टी है। ये दोनों का जो बाप है ये एक ही है। ये सिर्फ दिखाने के लिए ये दो पार्टी है। आपको यहाँ पे कहने में मुझे कहना चाहिए कि इस देश में 1984 में 14 अप्रैल को मान्यवर कांशीराम साहब ने जब ये पार्टी का निर्माण किया, बहुजन समाज पार्टी का, ये निर्माण इसीलिए किया, भारत देश में जो 15% लोग 85% लोगों के ऊपर रूल करते हैं और 85% लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं, इसलिए पार्टी बनाई गई थी। ये पार्टी का मुख्य उद्देश्य था SC, ST, माइनॉरिटी, OBC ये सभी को हुक्म में लाने के लिए ये पार्टी बनाई गई थी। आप लोग देखे होंगे कि मान्यवर साहब ने उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा जो राज्य, यहाँ पे 4 बार बहन कुमारी मायावती जी को यहाँ के CM बनाए और उनके कार्यकाल में जो काम हुआ उत्तर प्रदेश में, ऐसे कभी कोई भारत देश में काम हुआ नहीं है। इसलिए ये जो कांग्रेस बीजेपी डर कर इस देश में ईवीएम लाए, क्योंकि आने वाले दिनों में इस प्रकार से रहेगा तो पूरे देश पे बहन कुमारी मायावती जी राज करेगी और हमारा क्या होगा। इसलिए इन्हें ईवीएम लाया। आप देखो, 2007 के बाद भारत देश में जो पार्टी बहुत ही 84 में फॉर्म हुई और जो जोर में बढ़ रही थी, वो पार्टी को ख़त्म करने का ये लोगों ने किया। तो मैं ही बोलता हूँ, इतना ही नहीं कि हर अच्छे जो संविधान के साथ चलने वाले, डेमोक्रेसी के साथ चलने वाले, जो बाबा साहब के, फुले जी के, शाहू महाराज के विचारों पे चलने वाले को ये लोग किसी न किसी तरीके से पॉलिटिकली उनको हैंडीकैप कर रहे हैं। और इसलिए मैं यह कहना चाहूँगा कि ये देश में जब ईवीएम बंद नहीं होता तो आने वाले दिनों में ये लोग बाबा साहब का संविधान भी नहीं रखेंगे और भारत देश में जो 85% जो SC, ST, OBC जो माइनॉरिटी है, इन लोगों के ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार होगा। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, ये जो बीजेपी है, कांग्रेस है, आप देखें कि राहुल जी गांधी ने इतना बड़ा भारत जोड़ो अभियान किया, उसमें कहीं भी उन्होंने ईवीएम हटाने के लिए न कहा, ईवीएम का नाम भी नहीं लिया। और आज आप देख रहे हैं कि भारत देश में इलेक्शन चल रहे, जो चुन के आने चाहिए वो चुन के नहीं आ रहे। आज मैं मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का बताऊंगा, मैं वडगांव शहरी से BSP का कैंडिडेट था। मेरे यहाँ पे बहन कुमारी मायावती जी का रैली हुआ और वहाँ पे मैं देखा कि मुझे, जबकि पूरा मीडिया कह रहा था, पूरा LI भी कह रहा था, सब लोग कह रहे थे कि इस बार बहुजन समाज पार्टी का सीट वडगांव शहरी से लगने वाला है, पर जब मत की गिनती हुई, वहाँ पे चकराने वाले मत का गिनती हुई, 3762 मत मुझे मिले। मैं तो नगर सेवक रह चुका हूँ और वहाँ पे मेरा जो काम है, मेरा एजुकेशनलिस्ट बोल के मुझे पुणे में जाना जाता है, क्योंकि मैं बहुत बड़ा CBSE स्कूल चलाता हूँ और उसके साथ राजकीय रहे हो, सामाजिक हो,
हर एक इसमें काम करता हूँ। वहाँ देखा गया तो वहाँ पे सिर्फ 3062 वोट्स मुझे मिले। और इतना ही नहीं, जहाँ कि हमने महाराष्ट्र में हर जगह जहाँ जहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के जो उम्मीदवार खड़ा किए थे, वहाँ पे देखा गया तो किसी को 500 वोट है, किसी को 200 वोट है, किसी को 1000 वोट है, किसी को 2000 वोट है। इस चीज़ से ये मालूम होता है कि पूरा ये इलेक्शन में मैनिपुलेशन किया गया है कि मेरा जैसा कैंडिडेट को मिनिमम लाख वोट तो मिलना चाहिए था। जब लाख वोट मिलने वाले को 3762 वोट मिलता है तो इसका क्या होता है कि ईवीएम होता है। और क्यों, मैं संविधान पे काम करने वाला बहुत, आज मैं अनेक सालों से भारतीय संविधान पे मैं काम करता हूँ, संविधान का प्रचार का काम करता हूँ, संविधान को लेके मैं लोगों में एक प्रोत्साहन और एक प्रभुत्व का काम करता हूँ। तो इसलिए ये लोगों ने आज ईवीएम को लाकर अच्छे अच्छे जो लीडर है, और वो लीडर के साथ साथ मैं यह कहूँगा इनको महाराष्ट्र में बहुजन समाज पार्टी भी नहीं लाना। क्यों कि शाहू फुले की जो भूमि है वो महाराष्ट्र है। ये भूमि में कभी बहुजन समाज पार्टी अपना सीट लाएगी तो भारत देश में बहन कुमारी मायावती जी को यह देश के पंतप्रधान बनने में टाइम नहीं लगेगा, इसलिए ये कर रहे हैं। तो मैं सभी से अपील करता हूँ, देशवासियों से, मेरे महाराष्ट्र के वासियों से और मेरे पुणे वाले से, कि आने वाले दिनों में हम लोग ईवीएम हटाने के लिए हम सब घर के बाहर नहीं निकलते तो ये ईवीएम हमें ख़त्म करेगा। आप देखते हैं अमेरिकी देश ये ईवीएम इस्तेमाल नहीं करते, तो जब इतने एडवांस कंट्रीज ईवीएम इस्तेमाल नहीं करते तो हमने करना चाहिए क्या। और आज हम चुप रहेंगे तो आने वाले दिनों में हमें चुप किया जाएगा। आज देखते हैं आप, ये ईवीएम का आवाज़ उठाने सबने शुरुआत किया तो उसमें आप देखें परभनी में जाके बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के साथ उनके स्टैचू के पास छेड़छाड़ किया। वो छेड़छाड़ में आवाज़ उठाने वाले सोमनाथ सूर्यवंशी को मर्डर किया गया, पर आज तक उसके ऊपर कुछ भी नहीं हुआ। आप देखते अमित शाह जी ने बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान निर्माता है उनके खिलाफ जो बात किया वो इतना निंदनीय था, जिसके लिए बहन कुमारी मायावती जी ने पूरे देश में 24 दिसंबर को पूरे देश में आंदोलन किया। और आज ये कहूँगा, जो आदमी बाबा साहब को तो सारे लोग भगवान मानते, जिन्होंने वन मैन वन वैल्यू ये करके दिखाया, आज एक सामान्य आदमी होगा और राष्ट्रपति होगा इस देश में, जब अपना राजा बनाने निकलते तो उनको समान अधिकार होता। ऐसे डॉक्टर बाबा साहब के बारे में बोलते, और उतने बोल के आप देखें तो ये 17 तारीख को बोला, 18 तारीख को आपने देखा बॉम्बे में जो गेटवे से जो ये गारापुरी को जाने वाली बोट थी जिसमें बहुत सारे लोग थे, उसको भी मिलिट्री के बोट ने उड़ाया, क्योंकि मिलिट्री का बोट उड़ाएगा किसी को भरोसा नहीं लग सकता, क्योंकि इतने ट्रेंड होते। तो ऐसे ऐसे किस्से देश में गढ़ रहे, आपने देखा है पुलवामा भी हो चुका है, ऐसे बहुत सारे किस्से। तो मैं सभी से अपील करूंगा, आने वाले दिनों में आप ही नहीं, हम ही नहीं, सारा लोग मिलके रास्ते में निकलते, घर से बाहर निकलते और भारत बचाओ, ईवीएम हटाओ, संविधान बचाओ, ईवीएम हटाओ, ये नारा लेकर हम सब काम करेंगे। इतना ही मैं कहता हूँ। और सुना हमने कि आप कोर्ट में जाने वाले थे, कोर्ट सर अभी कोर्ट में आपने देखा है कि उन्होंने इलेक्शन के नॉर्म्स में बहुत सारा रेक्टिफिकेशन किया है, और कोर्ट जाके न्याय तो मिलने वाला नहीं, पर हम कोर्ट का भी रास्ता रखेंगे। पर जब तक सारे जनता रास्ते पे नहीं उतरते तो ये ईवीएम हटाना मुश्किल है। और आपको ये भी कहूँगा, बहन कुमारी मायावती जी इस ईवीएम के खिलाफ कोर्ट में चल रहा है, उन्होंने जो ये दाखिल किया है, और हम भी पुणे की तरफ से सभी उम्मीदवार मिलके हम भी इसमें कोर्ट में जा रहे हैं। सर ऐसा होता है, ईवीएम ही होता सब कुछ, तो फिर और जब सरकार नहीं आई है, कई जगह सरकार नहीं आई उनकी, तो वहाँ पे क्या होगा? सर देखिए सर, ये लोग बहुत शातिर लोग हैं। जहाँ छोटे प्रदेश होते वहाँ पे कुछ वहाँ के पार्टीज़ को ये देते, और जहाँ उनको जहाँ पे बड़ा स्टेट्स मिलते वहाँ पे वो छोड़ते नहीं सर।
और वो भी इन्हीं के मैनिपुलेशन से बनता है सर। और ये कैसा, ये जब समझो वही भी वहाँ भी मैनिपुलेशन दिखाएंगे पूरा, तो देश में एक लोगों में इसका ये हो जाएगा, इसलिए ये लोग ये सब पॉलिटिकल ये कर रहे हैं सर। पुणे से मुंबई आए खास किस वजह से, यही कहने के लिए प्रेस को या कुछ और भी बातें हैं? सर मैं तो देखिए, मैं एक्चुअली बॉम्बे इसलिए आया, बॉम्बे ये देश की आर्थिक राजधानी है और जो बॉम्बे में बोला जाता है वो पूरा देश ही में पूरे वर्ल्ड में मालूम हो जाता है सर। आज पुणे कैसा है, एक पश्चिम महाराष्ट्र में आता है, तो बॉम्बे ये भारत की फाइनेंशियल कैपिटल है, यहाँ मैं आवाज़ उठाऊंगा तो सबके कानों तक जाएगा, इसलिए मैं आज यहाँ पे आया हूँ। चुनाव आने वाला, बीएमसी की चुनाव आने वाला, क्या लगता है आपको कि ईवीएम ही होगी या फिर आप कुछ कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं? सर देखिए, हमारी मांग है इसके बाद जो भी इलेक्शन हुए वो जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है बैलेट के ऊपर, क्योंकि वोट जो हम देते, आप देखिए रक्तदान करते तो आपके आंखों के सामने होता, आप नेत्रदान करते आपके आंखों के सामने होता है, आप अन्नदान करते आपके आंखों के सामने होता है। और जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा है वो बैलेट से वोटिंग होना चाहिए, हमने हमारे आंखों से देखना चाहिए, हमें फील होना चाहिए हमने इनको वोट दिया है, तो वो चीज़ ये ईवीएम में नहीं हो रहा है। और आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक का कोई भी माध्यम हो उसको मैनिपुलेट किया जाता है, तो ये मैनिपुलेशन के लिए इन लोगों ने लाया, इसलिए बंद होना चाहिए सर। सर ये भी सुना कि ईवीएम मशीन को कई लोग जांचते परखते हैं, मतलब करीबन 40-50 लोग जांचते हैं, उसके बाद ईवीएम आती है मार्केट में, क्या हमें वोट देने के लिए? सर फिर से कहिए, मैं क्या करूं? सुना है कि ईवीएम मशीन को हाँ 40 से 50 लोग जांच करते हैं उसका, हाँ है कि नहीं है, गलत है कि नहीं है, उसके बाद ये आती है वहाँ पे जहाँ पे वोट देना है। ठीक है सर, देखिए भारत देश में कि हर चीज़ को, पसीना आ रहा है, 2 मिनट रुकने को, हर चीज़ को कंट्रोल करने के लिए उसके डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं सर। देखो ड्रग के लिए भी, जो ड्रग बोलते हैं हम मेडिसिन बोलते हैं, उसको चेक करने के लिए भी कोई यंत्रणा है। और आप बोलते खाना जो रहता है, फूड ग्रेन्स रहते हैं, जो ये रहते हैं, उसके लिए भी चेक करने के लिए होता है। होटल्स होते हैं, होटल के ऊपर भी होता है। पर आप देखिए ईवीएम को जांच करने के लिए कोई अपने इधर यंत्रणा ही नहीं है भारत देश में। और ये क्यों नहीं है? ईवीएम उन्हीं के पास है और वो किसी से चेक करवाने नहीं चाहते। आज देखिए कि ईवीएम इस बार जो यूटिलाइज महाराष्ट्र में किया गया, ये गुजरात की कंपनी ने निर्माण की है। तो गुजरात की कंपनी के बारे में मैं बोलना तो नहीं चाहता हूँ, सारी दुनिया को पता है क्या गुजरात कर रहा है और गुजरात में क्या क्या हो रहा है, ये तो आप सभी जानते हैं और पूरा भारतवासी ये जानते हैं। लास्ट में क्या मांगे, क्या करते सर? हमारी मांग है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बैलेट पे वोटिंग होना चाहिए, बैलेट बॉक्स में नहीं सर, बैलेट जो हम हमारे आंखों से देख के सिक्का मारेंगे, ऐसा मतदान होना चाहिए। उसी टाइम हर भारतीय को लगेगा ये मैंने वोट दिया है, ये इनको मैंने क्रिएट किया है। आज आप देखते हैं जो आमदार, जो खासदार, जो नगर सेवक जो ईवीएम से बने हुए, वो उनको ना पब्लिक जानती थी, ना कभी उन्होंने पब्लिक को अपना समझा है, ना पब्लिक का काम किया है सर। आप देख रहे हैं आज कि ईवीएम से बने हुए ये जो भी नगर सेवक, आमदार, खासदार है, उन्होंने कि देश का काम किया कि खुद की संपत्ति बढ़ाई, इसके ऊपर आप देखिए सर। भविष्य में आंदोलन करने वाला है ईवीएम को लेकर? सर अभी देखिए हम लोग, ये तो आज का मेरा शुरुआत है, मैं आज के बाद हर दिन एक ही काम करूंगा सर, मेरे पार्टी के लोगों को लेकर, जो हारे हुए उम्मीदवारों को लेकर। और सर मैं अकेला बहुजन समाज इसमें पीड़ित नहीं हूँ, बहुत सारे पार्टी भी पीड़ित है, बहुत सारे पार्टी भी पीड़ित है और बहुत सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी पीड़ित है। तो हम सबको लेके ये लड़ाई लड़ेंगे और मुझे भरोसा है कि ये देश में लोग जब अन्याय होता है तो घर से बाहर निकलकर न्याय लेता है और वो जरूर होगा सर। सर भैया आपने बोला कि मैं नगर सेवक रह चुका हूँ, आप नगर सेवक रह चुके हैं, आपके जीतने का कारण क्या था? और जब चुनाव हुआ था तो बैलेट पे हुआ था कि ईवीएम पे हुआ था? देखिए सर, मैं 2002 में पुणे से
कलश धानोरी ये प्रभाग से मैं नगर सेवक था, उस वक़्त जो वोटिंग हुआ था वो बैलेट से हुआ था सर। तो उसके बाद से जितने बार जो ये ईवीएम मशीन से हुआ उतने बार मैं हारा हूँ सर। और जनता मेरे साथ है और रोज़ मेरे यहाँ मिलने के लिए, मेरे से काम करवाने के लिए मिनिमम मेरे ऑफिस के बाहर पूरी गर्दी लगी होती है, पर वोट कहाँ जाता है यही मुझे नहीं पता सर। ईवीएम में भी बटन दबाने पर आता है कि किस पार्टी को, किस चिन्ह को आपने वोट दिया। आप कैसे कहते हैं कि वो बैलेट पेपर सामने होता है, ये नहीं होता है? टेक्निकली आप कुछ प्रूफ कर सकते हैं कि सर देखिए, आप जो कह रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन पे दिखता है सर। आज आप घर में टीवी लगाओगे, टीवी लगाने के बाद जो पोस्टर आपको अभी दिखेगा, टीवी लगाने के बाद वो कुछ देर के बाद डिसअपियर होता है सर, दूसरा आ जाता है। तो उसी प्रकार से सर ऐसा रहता था कश्मीर और झारखंड बीजेपी क्यों हाथ से जाने? सर मैं इसके पहले भी आपको कहा कि वो लोग पूरा ही मैनिपुलेशन नहीं करते सर, क्योंकि जो राज्य में ज़्यादा सीट्स होते हैं तो वहीं पे वो लोग ये करते हैं, क्योंकि वो शातिर लोग हैं। आपको मैंने कहा लोकसभा चुनाव में जो प्रतिष्ठा की सीट थी, उत्तर प्रदेश की सीट है, हाँ। बीजेपी ने जानबूझ के गंवा दिया क्या? सर वो ये तो मैं कहूँगा जानबूझ के ही गंवाए हैं उन्होंने सर, क्योंकि पब्लिक में अवेयरनेस नहीं आना चाहिए, पब्लिक को ये उनका जो चोरी है पकड़ा नहीं जाना चाहिए, इसलिए ये मैनिपुलेशन करते हैं सर। लेकिन ये एलिगेशन एक बार भी किसी ने साबित नहीं किया कि जो ये ईवीएम मशीन है उसके चलते ये सब हो रहा है। सर तो बहुत से आए, लेकिन सर एक बार नहीं प्रूफ हुआ। टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो है उन्होंने कहा कि ये संभव ही नहीं है। आप बोलते हैं जिसको जांच करने की कोई मशीन नहीं है, तो जब ईवीएम मशीन जांच करने की मशीन नहीं है, कोई एक्सपर्ट नहीं है, तो उसमें फ्रॉड करने की मशीन और एक्सपर्ट कहाँ से आ गए? सर देखिए, जिन्होंने आज तक इसको साबित करने का कोशिश किया वो लोग आज तक किसी को मिल नहीं रहे। जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस प्रकार से आज कानून कांग्रेस की सरकार थी तो उनकी लाठी और उनकी भैंस कहाँ चलेगी? सर मैंने तो आपको क्या बोला, ये भैंस को किसने भगा दिया? सर देखिए, मैं आपको कहा इसके पहले दोनों भी एक है, दोनों भी एक है। मैंने बोला आप बोलते हैं गुजरात की सरकार है, गुजरात के जो है आप अडानी पर कर रहे हैं क्लियरली बात, तो अडानी की जो कंपनी है कई कांग्रेस शासित प्रदेशों में भी तो अपना काम कर रही है, तो वहाँ के लिए तो कोई कुछ नहीं बोलता। सर देखिए, मैं बोला ना सर कि आज जो सरकार चल रहा है ये अडानी और अंबानी जी का सरकार है सर। और मैं आपको ये भी बोला कि पहले भी जब चल रहा था हम लोग कहते कि कांग्रेस को सांपनाथ कहते और बीजेपी को नागनाथ कहते, कि ये दोनों का मैनिफेस्टो एक है। सर यूपी में उसी नागनाथ के भरोसे आपकी मायावती बहन ने 2 बार सरकार बनाई थी। सर ये तो आरोप है सर, आरोप है कि? आरोप है सर। देखिए सरकार उनके समर्थन से बनी है, आरोप नहीं, सरकार जब बनी है, देखो सर कि सुनिए, ढाई वर्ष का था जब मायावती जी का 2.5 वर्ष पूरा हो गया, उन्होंने विड्रॉ कर दिया कि नहीं हम नहीं आपको समर्थन देंगे। देखिए सर, ये बात है बहन जी की बात, दोनों पक्ष को साथ में लेकर एलिगेशन लगाइए ना सर। देखिए मैं तो सीधा ही कहता हूँ, कांग्रेस सांपनाथ और बीजेपी नागनाथ। और आपको ये भी कहा है कि ये दोनों एक ही बाप के बच्चे, और वो ठीक है, वो आपका अधिकार है, जो कहिए बाप के दादा के कहिए, वो उससे हम लोगों का कोई अधिकार नहीं बोलने का। जी सर। जहाँ उनका गढ़ है, जहाँ जो है बसपा की स्थापना हुई, वहाँ तो उनका आधार खिसक रहा है, तो वहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है सर। यहाँ जब खाता ही नहीं खुला है तो इसमें आप बोल रहे हैं कि ये हुआ वो हुआ, तो आपके जो एलिगेशन है उसका कोई आधार बनता है क्या? मैं इतना ही कहूँगा सर, आप जो बोल रहे थे भाजपा के साथ नहीं बोल रहा हूँ सर, सुनिए ना। मैं ये ऐसा इसलिए बोल रहा है ताकि हम पर कोई ये ब्लेम नहीं करे कि आप पक्षपातपूर्ण रिपोर्ट लिख रहे हैं, आप बोल रहे हैं। हम क्रिटिसाइज इसलिए आपका कर रहे हैं ताकि सही बात आप समझ सकें। आप अपनी पार्टी के लिए, मायावती जी के लिए समर्पित है, वो बात अलग है, लेकिन जो फैक्चुअल जो तथ्य बात है उसको देखकर आप बात कीजिए ना। सर मैं इतना ही कहूँगा, आपका सवाल का जवाब बैलेट से मतदान हो गया, यूपी में दिखेगा कि किसकी सरकार आती, तो इसलिए हमारी मांग है कि बैलेट से होना चाहिए।
ठीक है, देखिए ये मांग करना अलग चीज है, बैलेट से कीजिए आप, इसके लिए आप आंदोलन चलाइए या निवेदन कीजिए, लेकिन ये ईवीएम जो है ये फ्रॉड है, ये आपका कभी प्रूफ होने वाला नहीं है। सर मैं आप ही सरेंडर मारेंगे। सर मैं तो आपको यही बोला कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। नहीं ये तो सिर्फ बीजेपी को थोड़े लागू है। सर बांग्लादेश के जो हालात है वो क्या चाहते हो आप? नहीं देखिए सर, मैं आज सिर्फ ईवीएम के बारे में बात करने आया हूँ और मनमोहन सिंह जी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करने आया हूँ। अमित शाह जी ने जो बाबा साहब के किया था उसके बारे में मैं निषेध करने आया हूँ। सर बांग्लादेश में जो हो रहा है वो भी तो देश का ही मुद्दा है और मुझे लगता है उस पर ज़्यादा सवाल उठना चाहिए। सर देखिए वो बात पे मैं कह सकता हूँ, बट कैसा है मेरे को कुछ लिमिटेशंस है कि ऊपर के पॉलिटिक्स के हमारे बड़े नेता बात करें ये ठीक रहेगा। सर टीचर भी है, फिल्म एक्टर भी हो आप। हाँ जी। फिल्म में काम किया। जी सर। क्या कुछ प्लान है? मुंबई आए हो तो बॉलीवुड में यहाँ पे सर है हमारे पीके सोलंकी जी हमें कुछ डबिंग के लिए भी करने के बोल रहे थे। मैं उनको पहले बोला जब तक ईवीएम का मेरा संघर्ष नहीं होता मैं आपका फिल्म का काम बाद में करूँगा, पहला ईवीएम से लड़ूंगा बोला। तो ये एक्टिंग बीइंग अ प्रोड्यूसर बीइंग एक्टर किस तरह से? सर नहीं वो तो हमारे पीके सोलंकी जी के प्यार की वजह से करते हैं सर बस। सर मराठी में मराठी बोला ना, मराठी बोला ना। नमस्कार, मैं बालासाहेब गोरे, अखिल भारतीय मराठी चित्रपट निर्माता महामंडल का मैं अध्यक्ष हूँ और हमारा निर्माता महामंडल मराठी प्रोड्यूसर्स के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं। गए 2 महीने पहले ही जब आचार संहिता लगने वाली थी उसके पहले कुछ जो मराठी फिल्मों को सब्सिडी मिलती है जिसके लिए उनको अपात्र किया था, उनमें से कुछ मराठी फिल्मों का हमने सब्सिडी दिलवा दी और भी हम लोग कम से कम 100 से ज़्यादा मराठी फिल्म जो सब्सिडी के लिए रिजेक्ट हुई है उनको भी सब्सिडी देने का प्रावधान रखा है, जिसका निर्णय हो चुका है, लेकिन आचार संहिता लगने की वजह से लेट हुआ। तो अभी नया गवर्नमेंट आया है तो कुछ 1 महीने के अंदर वो सारा काम हम लोग कर रहे हैं। मराठी फिल्म के प्रोड्यूसर्स के लिए काम करने वाली एकमात्र हमारी एक संस्था है। मैं खुद मराठी फिल्में बनाता हूँ, मेरे कम से कम 25 एक मराठी फिल्में हो चुकी है और यहाँ मराठी प्रोड्यूसर या फिल्म के प्रोड्यूसर्स के लिए जो तकलीफ़ें होती है उसके बारे में कोई नहीं जानता, कोई उसके बारे में सोचता ही नहीं है। हालांकि एक फिल्म के ऊपर 500 लोगों का कुटुंब चलता है और उसमें प्रोड्यूसर के हाथ से अगर किसी टेक्नीशियन या किसी आदमी का थोड़ा पैसा बैलेंस रहा तो उसके बारे में इतना बड़ा बवाल होता है, ऐसा मानो कि जाने के सब कुछ ख़त्म कर दिया प्रोड्यूसर ने। हालांकि उसने इतना सारा खर्चा किया है उसके बारे में नहीं सोचते, हज़ारों के लिए सोचते हैं। ये गलत है। एक प्रोड्यूसर को आप अगर ज़िंदा रखोगे तो वो आगे चल के और भी फिल्में करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कुटुंब एक साथ रह सकते हैं, अपना जीवन सफल कर सकते हैं। वैसे हम लोग अभी एक हमारे सुदर्शन जी है, सरी जी है और एक हमारे दोस्त है मनोहर भोसले जी, उनके साथ मिलके एक मराठी फिल्म हम जल्दी ला रहे हैं। फिल्म का नाम है हमाल, मतलब कुली। आज तक कुली की ज़िंदगी जो फिल्म में आई है वो एंटरटेनमेंट की थी, लेकिन कुली की असली ज़िंदगी क्या है, उसके प्रॉब्लम्स क्या है, उसको कैसे सॉल्यूशन है, उसके फैमिली प्रॉब्लम्स क्या आते हैं, उसके बारे में वो फिल्म में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने की कोशिश करेंगे। तो उनके सर आप भी जुड़े हो इस प्रोजेक्ट से या क्या आप किस तरह? मैं वैसे इनडायरेक्टली पीके सोलंकी सर के साथ उनके वजह से जुड़ा हूँ, इतना मैं कह सकता हूँ। जहाँ ये बोलेंगे वहाँ ये है। किस रूप से जुड़े हैं? बस सर तन मन धन से जुड़ा हूँ।
सर को हमारे फिल्म में एक्टिंग भी करना है। हाँ मनधन बोल गया क्या सर आप कहेंगे सर आप कहेंगे आप बताइए बस आप भी बोलेंगे सर आप गोरे जी ने जो बोला है कि प्रोड्यूसर अगर जिंदा है तो 500 टेक्नीशियन का घर चलता है, वो सही बात है। कुछ हम मेरे साथ में भी कुछ बीती बातें हैं, तो इसके लिए मेरे 2 मराठी प्रोजेक्ट रुक गए हैं, तो वापस से चालू करेंगे। ये एक बहुत बड़ा मसला है। एक आदमी का पैसा रुकता है, 100-400 लोगों को तकलीफ होती है। लेकिन उसने भी सोचना चाहिए भैया, अगर सिनेमा में नुकसान होता है तो कोई वापस नहीं देता। प्रोड्यूसर को संस्था उसके लिए क्या कर रही है? संस्था कर रही ना, संस्था क्या कर रही है, अगर पिक्चर रिलीज होगी तो पैसे आएंगे ना, जो आएंगे तो दे देंगे। जब मेरे पैसे बाकी एग्जाम्पल के लिए हाँ। पैसे बाकी है, मैं बोलूंगा ना कि मेरे पैसे बाकी है। हाँ बोलो ना, आपके पैसे आपको देना ही है ना, कि ये नहीं है गुंजाइश। लेकिन उसके लिए फिल्म का पूरा काम ही रोक देना वो गलत है ना। बरोबर ऐसा भी नहीं कि आपके पूरे पैसे बाकी है। आप 25 दिन का काम करते हो, आपको 20 दिन के तो पैसे मिले हैं ना। ऐसा भी नहीं कि आपको 0 पैसे मिले, ये गलत है। क्या प्लान है हमारा? प्लान क्या हमारा? कब तक हमारा शायद जनवरी एंड या फरवरी में शूटिंग चालू हो जाएगा और दिवाली के पहले रिलीज हो जाएगा। आर्टिस्ट कौन कौन होंगे? प्लान की अपने आर्टिस्ट से अभी तक आर्टिस्ट के बारे में मराठी आर्टिस्ट से रहेंगे, मराठी में कर रहे हैं। तो आनंद जोग इस टाइप के, हाँ मोहन जोशी है, आनंद जोग है, चलवादी सर है, और मेरा बेटा है आशुतोष गोरे, वो भी है। ऑलरेडी मूवी अभी हमारे एक फिल्म रिलीज हो गई सासूबाईचा साखरपुड़ा, जिसको कम से कम 50 के ऊपर अवार्ड्स मिले हैं, अलग अलग। सासूबाईचा साखरपुड़ा अलग सब्जेक्ट है, और अलग अलग सब्जेक्ट पे मेरे फिल्में मूवीज आई है। धन्यवाद सर।